हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स अड्डा। चलिए 19 जून 2021 के द हिंदू एडिटोरियल को एनालाइज करते हैं। आज हमें दो ही आर्टिकल डिस्कस करने हैं। पहला है कोल्ड पीस, जिसमें फ़िलहाल जेनेवा समिट हुई है जो यूएस एंड रशिया के बीच में, उसको डिस्कस किया हुआ है। सेकेंड है इन इंडिया लुकिंग बियॉन्ड द बाइनरी टू अ स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे जो सेम सेक्स मैरिज है उसके बारे में बता रखा है कि इंडिया का क्या स्टैंड है और अलग अलग कंट्रीज़ का क्या स्टैंड है इस इशू के बारे में। तो शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से, जो कि है कोल्ड पीस। तो फिलहाल हम देखेंगे एक जेनेवा में समिट हुई है यूएस प्रेसिडेंट और रशियन काउंटर पार्ट के बीच में। यूएस प्रेसिडेंट जो कि है मिस्टर बाइडेन और रशियन जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर पुतिन। तो इनके बीच में जेनेवा में एक समिट हुई है। और अगर हम यूएस और रशिया की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से ही यूएस और रशिया के बीच में पावर क्लैशेस हुए और ये दो पोल्स बन गए थे ग्लोबली। वर्ल्ड वाइड हम देखें तो दो पोल्स थे पावर के, एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ उस समय रशिया नहीं यूएसएसआर हुआ करता था। और यूएसएसआर में फ़िलहाल का रशिया, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ और एशिया की कुछ कंट्रीज़ शामिल थी। और बाकी जितनी भी कंट्रीज़ थी पूरे वर्ल्ड में, उन्होंने या तो यूएसए को अपना लिया था या फिर वो यूएसएसआर खेमे में चले गए थे। इस तरीके से पूरा वर्ल्ड दो पार्ट्स में हम कह सकते हैं डिवाइड हो गया था। कुछ ने यूएसएसआर को अपना लिया और कुछ ने यूएस को के साथ अपना एलाय देखा। अब ऐसे में हम देखेंगे कुछ ऐसी कंट्रीज़ थी, बहुत ही कम कंट्रीज़ ऐसी थी जिन्होंने ना तो उस वक्त यूएसए का साथ दिया, ना ही वो यूएसएसआर के खेमे में शामिल हुए। तो इसमें एक एग्जाम्पल हम इंडिया का भी ले सकते हैं, जिन्होंने नाम प्रिंसिपल को अपनाया, दैट इज़ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो इंडिया के साथ कुछ ही ऐसी कंट्रीज़ थी जिन्होंने इस प्रिंसिपल को अपनाते हुए ना ही वो यूएसएसए के साथ गई, ना ही वो यूएसएसआर के साथ गई। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद ही जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो क्लैश है, जो पावर का क्लैश है, वो तब से चला आ रहा है। और ये बेसिकली आइडियोलॉजिकल क्लैश था, जहाँ पे यूएसए सपोर्ट करता था कैपिटलिज्म को और वो चाहता था कि वर्ल्ड वाइड कैपिटलिज्म को अपनाया जाए। वहीं यूएसएसआर बेस्ड था सोशलिज्म प्रिंसिपल पे और वो सोशलिज्म के सिद्धांत को वर्ल्ड वाइड फैलाना चाहता था। तो ये मेनली इनके बीच में क्लैश का मेन रीज़न था। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया और फाइनली एक समय ऐसा आया जब यूएसए तो स्ट्रॉन्ग होता गया, बट यूएसएसआर की जो पॉलिसीज़ थी कहीं ना कहीं बैकफायर करी और फाइनली जाके 1991 के आसपास यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया और जो उसकी यूरोपियन कंट्रीज़ थी अलग हो गई, एशियन कंट्रीज़ अलग हो गई और यूएसएसआर का हम कहें कोई सक्सेसर अगर कोई कंट्री बची तो वो था रशिया। तो फाइनली रशिया यूएसएसआर की जगह ले चुका है और अमेरिका तो है ही। तो इनके बीच में अभी भी क्लैश हैं। वो कोल्ड वॉर इरा तो ऑलमोस्ट तभी ख़त्म हो गया था, बट इनके बीच में आइडियोलॉजिकल क्लैशेस या क्लैश अभी भी बने हुए हैं। यूएसएसआर अभी भी एक कह सकते हैं पावरफुल कंट्री है, हालांकि उतना पावरफुल नहीं है जितना कि तब हुआ करता था, बट अभी भी वो बिल्कुल वीक कंट्री नहीं बना है और यूएसए अपनी जगह है ही है। तो ऐसे में पिछले कुछ सालों में हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ अलग मुद्दे उभरे हैं यूएसए और रशिया के बीच में। तो पिछले कुछ सालों में यूएस ने अक्यूज़ किया है रशिया को कि रशिया ने यूएस के इलेक्शंस में इंटरफेरेंस दिखाई है और जो बाइडेन के पहले जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर ट्रंप, उनको जिताने में रशिया ने अपना बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे दिया है। और दूसरा है कि यूएस में जितने अभी साइबर अटैक्स हुए हैं उसके पीछे भी रिस्पॉन्सिबल यूएस ने रशिया को ही ठहराया है। यानी यूएसए ने रशिया को ज़िम्मेदार ठहराया है दोनों रीजंस के लिए, यानी इलेक्शन में इंटरफेयर करने के लिए और साइबर अटैक यूएसए में करवाने के लिए। साथ ही साथ मॉस्को ने भी यूएसए पे, अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाए हैं कि जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है इंटरवेंशनिस्ट की, उसको इन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं स्लैम किया है और इस पॉलिसी को गलत बताया है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो क्लैश है यूएसए के बीच में और रशिया के बीच में, ये अभी भी बना हुआ है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए, यानी जो भी डिफरेंस यूएसए और रशिया के बीच में पिछले कुछ सालों में अराइज हुए हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए एक समिट रखी गई यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन और जो रशिया के प्रेसिडेंट है मिस्टर पुतिन के बीच में। और यहाँ पे एक समिट हुई जिसको इन्होंने नाम दिया है जेनेवा समिट।
तो आफ्टर द समिट मिस्टर बाइडेन शाउट अ मोर प्रेडिक्टेबल रैशनल इंगेजमेंट वाइल मिस्टर पुतिन सेट रिलेशंस वर प्राइमरली प्रैग्मेटिक। तो दोनों ने इस समिट में अपना हिस्सा दिखाया और ये कोशिश करी कि इनके रिलेशन अच्छे बन सके, लेकिन इस समिट के बाद में जो यूएस का स्टैंड है इस हम कहें एक्सपेक्टेशन है इस समिट से, और जो रशिया की एक्सपेक्टेशन है इस समिट से कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफरेंट है। हालांकि दोनों चाहते हैं रिलेशन अच्छे बन जाएं, पर जो इनका स्टैंड है, बाइडेन का जो स्टैंड है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा रैशनल इंगेजमेंट के सिद्धांत पर बेस्ड है। अगर हम मिस्टर पुतिन की बात करें तो वो बात करते हैं प्राग्मेटिक इंगेजमेंट की। तो फाइनली हम देखते हैं कि दोनों कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया है कि जो उनके एम्बेसडर्स हैं वो वापस लौट जाएंगे एम्बेसीज़ में, यानी कि रशिया के एम्बेसडर्स अब यूएसए में रहेंगे और यूएसए के एम्बेसडर्स अब रशिया में रहेंगे। जो फ़िलहाल जो पिछले कुछ समय में प्रॉब्लम्स हो रही थी उसके बाद इन्होंने अपने एम्बेसडर्स को वापस बुला लिया था। तो अब ये जो इंगेजमेंट है वापस बढ़ाने की बात की जा रही है। तो इस तरीके से जो एम्बेसडर्स हैं उनको एक दूसरे की कंट्रीज़ में भेजा जा रहा है। एंड अनाउंस्ड अ स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी डायलॉग टू डिस्कस टर्म्स ऑफ आर्म्स कंट्रोल मेजर्स। तो ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि देखो यहाँ पे जॉर्जिया का वॉर हुआ 2008 में और रशिया ने अनेक्स किया क्रीमिया को 2014 में। तो इन दो मुद्दों के बाद भी काफ़ी ज़्यादा क्लैश यहाँ पे सामने आ गए थे रशिया और यूएस के बीच में, और यूएस के साथ कुछ वेस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी इसमें यूएसए का साथ दे रही हैं। तो ऐसे में दोनों के बीच में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई और इस प्रॉब्लम के बाद और स्पेशली क्रीमिया को एनेक्स करने के बाद यूएसए के द्वारा सैंक्शन लगा दिया गया रशिया के ऊपर। और उसके बाद ये हुआ कि जो पहले G8 कंट्रीज़ हुआ करती थी तो इस G8 ग्रुपिंग से रशिया को बाहर कर दिया गया और वो ग्रुप सिर्फ G7 बचा। तो ऐसे में रशिया पे सैंक्शंस भी लगाए गए और G8 ग्रुप से रशिया को बाहर भी निकाल दिया गया। इस तरीके की जैसे जॉर्जिया वॉर है, उसके बाद एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया है, इसके बाद अब अगर हम बात करें तो जो अभी समिट हुई है और इसके बाद रिलेशंस को अच्छा करने की बात की जा रही है, तो वे फॉरवर्ड क्या है। प्रॉब्लम्स तो इनके बीच में काफ़ी सारी हैं, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस इन्होंने काफ़ी सारे लगाए हैं जिनमें से बहुत सारे सही भी होंगे और कुछ हो सकता है कि सिर्फ आशंकाएं हों जो सही ना हो। तो ऐसे में राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि यूएस को ये चाहिए कि वो रशिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको पेसिमिस्टिक नज़रों से ना देखे, सिर्फ ये ना देखे कि रशिया ऐसा करना चाह रहा है या वैसा करना चाह रहा है या वो एंटी अमेरिका स्टैंड ही हमेशा लेता है। तो यूएस को थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा रशिया के प्रति। और साथ ही साथ अगर पुतिन चाहते हैं कि उनके जो रशिया की जो खोई हुई ग्लोरी है उसको वो वापस रीस्टोर कर सके, रशिया को एक इम्पॉर्टेंट प्लेस दिला सके ग्लोबल पॉलिटिक्स में, तो उन्हें चाहिए कि वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, यूएस के साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि हमेशा क्लैश के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्लैश को आप साइड में रख के अगर कोऑपरेशन के साथ आप आगे जाना चाहेंगे तो दोनों कंट्रीज़ यहाँ पे अच्छे से आगे बढ़ सकती हैं और एक दूसरे के बीच के रास्ते में ये अगर सोचें कि क्लैशेस ही हों और क्लैश के बाद हम आगे चले जाएं या हम आगे चले जाएं तो वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि फ़िलहाल जो वर्ल्ड है वो 1920s के इरा से बहुत डिफरेंट है और यहाँ पे हम देखते हैं कि मल्टीपल पोल उभर रहे हैं और जो फ़िलहाल पहले डोमिनेंस था अमेरिका का या फिर रशिया का, उससे डिफरेंट अब सिचुएशंस हो चुकी हैं। तो पहले के क्लैशेस की कंपैरिजन में अब कोऑपरेशन के सिद्धांत को अपनाना होगा और कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ना होगा। एंड परमानेंट हॉस्टिलिटी विद अदर पावर्स कैन नॉट बी मच हेल्प टू रशिया, यानी रशिया को अगर आगे बढ़ना है और फिलहाल हम रशिया की कंडीशन को भी देखें तो ऐसे में अगर रशिया को अपनी खोई हुई ग्लोरी को वापस पाना है, अपने आप को इम्पॉर्टेंट प्लेयर साबित करना है वर्ल्ड में और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है, तो वो चाहिए कि वो अपनी जो ये हॉस्टिलिटी का जो प्रिंसिपल है उसको छोड़ के कोऑपरेशन के प्रिंसिपल पर आए, कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़े, जिससे कि यहाँ पे रशिया को अच्छा खासा फ़ायदा हो सके और वो भी वापस से जो उसका इम्पोर्टेंस था वो रीगेन कर सके। तो बढ़ते हैं हम हमारे सेकेंड आर्टिकल की तरफ, जो कि है, देखिए फ़िलहाल
दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस आया जो कि था सेम सेक्स मैरिज के रिगार्डिंग। तो ऐसे में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं, जो इंडिया का एक तरह से स्टैंड रखते हैं कोर्ट में, उनका कहना ये था कि फ़िलहाल की सिचुएशन में इस तरह के जो इशू हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है और बस इस केस को वहीं पे ड्रॉप कर दिया गया फ़िलहाल के लिए। मतलब आगे जो भी केस चलेगा वो बाद में चला जाएगा। फ़िलहाल ये हुआ कि फ़िलहाल के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट नहीं है। तो ऐसे में राइटर ये कहते हैं कि हमारे यूनियन गवर्नमेंट का ये स्टैंड कि ये मैटर अर्जेंट नहीं है और किसी भी इंसान के प्रति उनके सिविल राइट को एक्सटेंड करने का जो मैटर है वो अर्जेंट नहीं माना जा रहा है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। ये हमारे जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के, उनका कहीं ना कहीं वायलेशन है, क्योंकि हर एक पर्सन के सिविल राइट की यहाँ पे इम्पोर्टेंस होती है, कंटेक्स्ट जो भी हो, पर किसी के भी राइट का अगर हनन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो ये गलत है। तो यहाँ पे हमें एक टर्म समझना है जो कि है LGBTQIA। इसकी फुल फॉर्म है लेस्बियन, गे, बाइसेक्चुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर, इंटरसेक्स एंड आसेक्चुअल। तो इन सेम सेक्स मैरिज की हम बात करते हैं या जब इस तरह के केस की बात करते हैं तो हम इन सभी को यहाँ पे शामिल करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे राइटर ये बता रहे हैं कि इंटरनेशनली अगर हम देखें अलग अलग कंट्रीज़ का क्या स्टैंड है, तो 2005 में अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका में इसके रिगार्डिंग चीज़ें हुई थी, केस चला था और वहाँ पे जो एक डेफिनेशन होती है मैरिज की, जनरली अगर देखा जाए तो मैरिज की डेफिनेशन होती है यूनियन ऑफ वन मैन विद वन वुमेन। और इसको साउथ अफ्रीका की जो कोर्ट है उन्होंने कहा कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, क्योंकि हर एक पर्सन के पास ये राइट होना चाहिए कि वो डिसाइड कर सके उसे किससे शादी करनी है, किसके साथ रहना है। तो ऐसे में अगर हम ये पहले ही डिफ़ाइन कर दें और इन्फोर्स कराएं इस प्रिंसिपल को कि शादी में एक मेन और एक वेमेन ही शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं वो पर्सन जो ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं, हम उन पे इस चीज़ को इन्फोर्स कर रहे हैं और उनके राइट का हम यहाँ पे वायलेशन कर रहे हैं जो उनके पास है। आर्टिकल हम कहें 14 है, 15 है, आर्टिकल 21 है, तो इनका वायलेशन हो रहा है यहाँ पे। आर्टिकल 14 में यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी का प्रिंसिपल है। 15 एंड 21 में क्या है, राइट ऑफ लाइफ है। तो इस तरीके से अगर हम उन पे कोई चीज़ ज़बरदस्ती इम्पोज करते हैं तो हम उनके राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं, ये कहा गया यहाँ पे साउथ अफ्रीका के कोर्ट के द्वारा। बट ये जो आर्टिकल 14, 15 एंड 21 की मैंने बात करी है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन है, साउथ अफ्रीका के नहीं है। तो साउथ अफ्रीका में इन्होंने इसको वैलिड ठहराया कि सेम सेक्स मैरिज वैलिड होनी चाहिए और उसको किया जाना चाहिए, लॉफुल्ली उसको अपनाया जाना चाहिए। और वहाँ पे पहले ये वैलिड नहीं था, तो वहाँ की कोर्ट ने कहा या तो आप लॉ में अमेंडमेंट करिए, अगर आप नहीं करते हैं तो कोर्ट के द्वारा ही एक फ़िक्स डेट डिसाइड कर दी गई कि अगर आप तब तक अमेंडमेंट नहीं करते हैं तो उसके बाद कोर्ट ने कुछ प्रोविजंस बना दिए कि ये प्रोविजंस इम्पोज कर दिए जाएंगे, ये प्रिंसिपल आगे चलेंगे। फिर अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो 2007 में ऑस्ट्रेलिया में भी इसके रिगार्डिंग बात उठी और 2008 में हम देखते हैं वहाँ पे एक अमेंडमेंट लाया गया, एक लॉ को इनेक्ट किया गया जो कि इक्वल राइट प्रोवाइड करता है सेम सेक्स के जो कपल्स हैं, मतलब जो राइट्स हैं एक दूसरे कपल के पास जिसमें कि एक मैन और एक वेमेन है, तो सेम राइट उन लोगों के पास भी होंगे जो सेम सेक्स मैरिज करते हैं, यानी कि उनमें कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं किया गया है। किसी भी तरह का जो राइट है वो दोनों तरह के कपल के पास अवेलेबल होगा। फिर अगर हम बात करें कि यूनाइटेड स्टेट्स की, तो वहाँ पे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि जो फंडामेंटल राइट है मैरिज का, वो यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही गारंटेड है कि सेम सेक्स जो कपल्स हैं या उनकी मैरिजेस हैं वो भी वहाँ पे अलाउ की गई हैं, यानी कि हम किससे शादी करना चाहते हैं ये हमारा राइट होना चाहिए। और हर एक कंट्री में, मतलब सभी कंट्रीज़ में तो नहीं, लेकिन काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने इसको लीगली सही बताया है और इसके रिगार्डिंग लॉज बनाए हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो कई सारी कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, तो यहाँ पे जो मैरिज के प्रोविजंस हैं वो उनके पर्सनल लॉज के द्वारा कहीं ना कहीं डिसाइड होते हैं। जैसे हिंदू के जो मैरिजेस हैं वो डिसाइड होती हैं हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 के द्वारा। और अगर हम क्रिश्चियन मैरिज की बात करें तो वो इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट ऑफ 1872 के द्वारा
ये डिसाइडेड होता है। और मुस्लिम हम की बात करें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो कि शरीयत है वो एप्लीकेबल होता है एक्ट 1937 के तहत। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो फ़िलहाल सेम सेक्स मैरिज के रिगार्डिंग कोई ऐसे क्लियर प्रोविजंस नहीं है, बट टाइम टू टाइम कुछ कोर्ट्स के द्वारा, चाहे वो हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट्स हैं, उनके द्वारा कुछ जजमेंट्स आई हैं जिनको हम इसके बारे में हम प्रोग्रेसिव स्टेप्स देख सकते हैं। जैसे कि एक मद्रास हाई कोर्ट का एक डिसीजन था, ये कहा गया था जिसमें कि जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो ब्राइड वर्ड है उसमें इस ब्राइड को सिर्फ वेमेन को ना शामिल करके इसमें ट्रांस वेमेन है, इंटरसेक्स पर्सन्स है, इन सब को शामिल किया जाता है। यानी इस जो ब्राइड का जो कंसेप्ट है इसको ब्रॉडन किया गया, एक्सपैंड किया गया और इसके तहत बाकी लोगों को भी शामिल किया गया। तो ऐसे में देखिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने हदिया केस में ये कहा था कि जो अधिकार है मैरिज पार्टनर को चूज़ करने का वो पर्सन का एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है और उस इंसान के पास ये फ्रीडम होता है कि वो किससे शादी करना चाहे वो उसको कर सकता है। ठीक है, यानी ये जो राइट है हमें अपने पार्टनर को चूज़ करने का वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया है। और अगर ऐसा कोई भी एक्ट किया जाता है जो इसको प्रोहिबिट करता है तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन माना जाएगा। तो ये जितने भी केसेस आए हैं अगर हम इन सब की बात करें तो फाइनली कंक्लूजन यही निकलता है कि कोई भी ऐसा लीगल प्रोविज़न अगर लाया जाता है जो कि सेम सेक्स मैरिज को या क्वेयर मैरिज को का विरोध करता है, उसके अगेंस्ट जाता है, तो इसका मतलब है कि वो लीगल प्रोविज़न जो लाया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये निहित है कि हमें अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करने का राइट है। अब वो चाहे आप मेल को चूज़ करते हो या फीमेल को चूज़ करते हो, आप सेम सेक्स में मैरिज करना चाहते हो या ऑपोजिट जेंडर से मैरिज करना चाहते हो, वो आपका राइट है और आपको उसको प्रोफेस करने का पूरा अधिकार है और ये राइट आपको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही दिया गया है। और अगर कोई भी लीगल प्रोविज़न लाया जाता है इंडिया के द्वारा जो इस राइट का वायलेट करता है, इसका मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है, आर्टिकल 14 जो कि बात करता है राइट टू इक्वालिटी की, आर्टिकल 15 जो कि डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हमें अधिकार प्रोवाइड करता है, एंड आर्टिकल 21 जो कि रिलेटेड है राइट टू लाइफ से। तो इसका वायलेशन है अगर इस तरह का कोई भी प्रोविज़न लाया जाता है। तो ऐसे में जो डेफिनेशन है जो हमारे गवर्नमेंट का स्टैंड है कि मैरिज तो एक बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल वेमेन के बीच में एक बॉन्ड होता है, वो यहाँ पे लीगली सही नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न है वो इसके अगेंस्ट है। तो ऐसे में अगर हम बात करें, राइटर ये कहते हैं कि जो हमारे जो स्कोप है मैरिज का या जो डेफिनेशन है वो फ़िलहाल काफ़ी नैरो है, उसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है और उसमें सिर्फ एक ब्राइड और एक ब्रूम को ना देखते हुए उसमें उन सभी कम्युनिटीज़ को शामिल करने की ज़रूरत है आज के कंटेक्स्ट में, आज की ज़रूरतों को देखते हुए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और दिया हुआ है सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज का, जो कि तमिलनाडु में शुरू हुआ था। तो जनरली जो सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज हैं वो तमिलनाडु में जो द्रविडियन मूवमेंट है उसके तहत शुरू किया गया था। और इसमें जो ट्रेडिशनल वे में शादियां होती थी, जहाँ पे बहुत सारे ये पंडितों को बुलाया जाता था और पूरे एक प्रोसेस के तहत शादी की जाती थी, उसके अगेंस्ट जो ये सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज है उसमें सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट होती या तो आप रिंग को एक्सचेंज कर दें या मालाएं एक्सचेंज कर दें या मंगलसूत्र पहना दें, बस इतना करके आपकी शादी को मान लिया जाता था। यानी जो पूरे रीति रिवाज चले आ रहे हैं उसके अगेंस्ट बहुत सिंपल तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस में शादियां की जाती थी। ठीक है, तो ऐसे में अगर हम बात करें फ़िलहाल के कंटेक्स्ट में तो 29 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज़ किया है। और हमें भी अब ज़रूरत ये है कि हम इसको रिकन्सिडर करें। जो हमारे ट्रेडिशनल बिलीव्स हैं, जो पहले के जो सोच है उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। और आज के कंटेक्स्ट में जो हमारे जो मैरिज एक्ट हैं उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है, उसके स्कोप को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, जिससे किसी भी पर्सन के राइट का वायलेशन ना हो और हर एक पर्सन अपने तरीके से अपने राइट को प्रोफेस कर सके, वो जो चाहता है वो चूज़ कर सके और लाइफ को अपने तरीके से अपनी फ्रीडम के अकॉर्डिंग, अपने विलिंगनेस के अकॉर्डिंग जी सके।
तो ये हमारे 2 आर्टिकल आज के इम्पॉर्टेंट थे। पहला था यूएस एंड रशिया के कंटेक्स्ट में, एंड सेकंड था सेम सेक्स मैरिज के कंटेक्स्ट में। तो यहाँ पे आपको याद करना ये है कि कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की वर्डिंग्स हैं जो कि सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट करते हैं, या फिर इसके रिगार्डिंग कोई भी जो जजमेंट आया है या गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है उसके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। So thank you for watching this video. If you like this video, kindly like it, share it and subscribe to my channel. Thank you.